जापान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना। हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस कार्य सत्र में शामिल हुए। दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर किया मंथन। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। पीएम ने दोनों नेताओं के साथ तमाम अहम द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने अन्य नेताओं के साथ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह आज अहमदाबाद में विभिन्न नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री मोदी समुदाय के एक राष्ट्रीय अधिवेशन का भी करेंगे शुभारंभ। मुंबई में G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक की शुरुआत। 3 दिवसीय बैठक में स्थायी और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 अहम मुकाबले। दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा समाप्त कर पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। पीएम ने अपनी यात्रा को सार्थक और उपयोगी बताया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा होगी। पीएम पोर्ट मॉर्सबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी इस कार्य सत्र में शामिल हुए। सत्र में उनकी उपस्थिति ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच आज हिरोशिमा में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत यूके FTA वार्ता में प्रगति पर बातचीत भी शामिल रही। इसके अलावा आज हिरोशिमा में भारत और ब्राजील के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा से ने तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा उत्पादन, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डेयरी और पशुपालन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और पीएम हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम भी गए। वहां उन्होंने प्रदर्शनी में रखे दस्तावेज देखे। इसके साथ ही आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा शांति मेमोरियल का दौरा किया और आगंतुक पुस्तिका में वहां रखी आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। पीएम के दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरसबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप में इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कॉलोनियलिज्म से वेरी समीप में, रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कॉलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए और हमारा डेवलपमेंट, हमारा द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now, and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, we are in that positive, ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरसबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। 2014 में गठित मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिब्लेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मोरसबी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर आज शाम पोर्ट मोरसबी पहुंचेंगे। पोर्ट मोरसबी के पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में भारत के सहयोग से बना सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र युवाओं को कौशल युक्त और पेशेवर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों की आधारशिला कही जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनिया में बनाया गया है। ये जो सेंटर है ये भारत की मदद से बनाया गया है और एक बहुत खास अहम एक रोल अदा कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र या CEIT सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के प्रशिक्षण और विकास का प्रमुख संस्थान है, जिसे पापुआ न्यू गिनी की सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय और भारत में उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के सहयोग से संचालित है। This center established in I think the preparatory work and signing of the MOU for this center took place in 2016. From 2016 on to 2019, we did the preparatory work with the government of India together with the government of PNG. CDEC was the implementing agency on behalf of the government of India, while UPNG was appointed as implementing agency on behalf of
the government of Papua New Guinea. That's how we got engaged in this project. CEIT पापुआ न्यू गिनी और भारत सरकार की ऐसी पहल है जिससे कौशल युक्त कामगारों और विश्व स्तरीय IT पेशेवरों की खेप तैयार होगी। इससे पापुआ न्यू गिनी में निवेश भी आकर्षित होगा और सॉफ्टवेयर निर्यात के जरिए राजस्व भी पैदा होंगे। ये केंद्र द्वीप राष्ट्र के युवाओं का भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। This is a Center for Excellence in IT. Okay, it's a project funded and supported by the Indian government and of course Papua New Guinea government as a bilateral friendship. And it was very big project. Okay, it started by constructing this place and of course sending us, okay, Papua New Guineans, about 6 of us, okay, to study in India, in Pune, SIDAC. Privilege for this, for Papua New Guinea to have this friendship. Relationship between India and PNG is very important to us. It gives us the opportunities for students to learn IT and in various fields. भारत और पापुआ न्यू गिनी ने पोर्ट मोर्सबी में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में CEIT की स्थापना के लिए 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आज ये संस्थान भारत की क्षमता निर्माण की पहल के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज, पोर्ट मोर्सबी, पापुआ न्यू गिनी। और कुछ अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बड़ी सौगात दी है। बुजुर्ग तीर्थयात्री आज से हवाई जहाज से तीर्थयात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई जहाज से तीर्थयात्रा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों का पहला जत्था भोपाल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थयात्रियों को सम्मानित भी किया। और बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर फिर से पानी फेर दिया है। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को जब्त किया है। जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान ड्रोन को बरामद किया। इससे पहले शनिवार को भी बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया था। जवानों ने ड्रोन के साथ नशीली सामग्री भी जब्त की है। और जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आवाजाही के दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही है। श्रीनगर में आने जाने वाले सभी रास्तों पर विशेष चौकियां स्थापित की गई हैं। इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवानों के साथ सभी सुरक्षाकर्मी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। CUET UG 2023 की परीक्षा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। परीक्षा में 14,99,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा का आयोजन 13 भाषाओं में होगा। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में आज होने वाली परीक्षा 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसी तरह मणिपुर में भी कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए परीक्षा 29 मई को होगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए करीब 250 केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी परीक्षा आयोजित की जा रही है। और हरियाणा के गुरुग्राम में राहगीरी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में भाग लिया। राहगीरी कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सड़क सुरक्षा के साथ ही मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में को शामिल किया गया। राहगीरी कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। और उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश रोहताश गुर्जर को
गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अपराधी घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहताश गुर्जर 2021 से फरार चल रहा था। रोहताश पर लूट, हत्या और चोरी के 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। इस पर राजस्थान पुलिस ने भी इनाम घोषित किया था। पुलिस ने कहा कि अपराधी से आगे की पूछताछ की जाएगी। और आकांक्षी जिला गिरिडीह के नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे न जाने कितने लोगों की मिट्टी के घर में रहने की बेबसी अब इतिहास बन चुकी है। लोगों के रहन सहन में आमूल चूल बदलाव आया है। देखिए जमीनी हकीकत से जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत लखारी मोहल्ला की लता देवी और पूजा के चेहरों पर आज रौनक है। इनकी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। बरसात और ठंड में वो बच्चों के साथ घर के एक कोने में रहने को मजबूर थीं। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत आज उनकी ये बेबसी इतिहास बन चुकी है। आज इनके पास खुद का पक्का मकान है। पहले माटी के घर ला दल का सरकार पका के घर दे तो अब अच्छा तरह ये पानी का दे माटी घर वाला पानी तनी चुवेला पानी तना रह के बचा रह के आखे लिए इसने पानी चुवेला घर पे माटी के घर ला सरकार दल के पका के घर अब ठीक से रहिए बचा लेके। मिट्टी और खपड़ेल के मकान में रहने वाली ये महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। घर अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने रहना भी शुरू कर दिया है। पहले था माटी के घर, पानी भी नहीं छू रहा था और अब सरकार कॉलोनी दिया है और अब खुश है। अच्छा सब हम लोग रह रहे हैं। सरकार हमारा घर दल के रहे भी व्यवस्था कर रखे, बाथरूम दल के, राशन कार्ड दल के, स्मार्ट कार्ड बना दल के। अब से कर से हम बहुत खुशी है। जे भी सरकार का मर्जी बढ़िया करके और धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ने कमजोर वर्गों के चेहरों पर हंसी और खुशी लाने का काम किया है और उनके हालात बदले हैं। अब वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत सुकून भरी जिंदगी जी पा रहे हैं, जहां ना तो गर्म लू के थपेड़े हैं, ना ही सर्दी का सितम और बरसात की मार है। अब उनके जीवन में बस आराम ही आराम है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और अब बात देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की। भारतीय रेल बहुत जल्द आपको यह खुशखबरी देने वाली है कि अब आप नदी के नीचे से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब भारत में मेट्रो रेल नदी के नीचे दौड़ेगी। क्या है यह पूरा प्रोजेक्ट और क्या है इसकी खासियत, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। मेट्रो ट्रेन को आपने एलिवेटेड या फिर शहरों में सुरंगों के अंदर से जाते हुए देखा भी होगा और सफर भी किया होगा, लेकिन अब पहली बार देश में मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से यानी पानी के नीचे से होकर गुजरेगी। यह अजूबा कर दिखाया ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता ने, जो भारत में परिवहन के एक नए अवतार की शुरुआत होगी। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में साल्ट टेक से हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरने वाली हावड़ा मैदान मेट्रो रेल की, जो तकरीबन 16.5 किलोमीटर लंबी है। इस कॉरिडोर में 5.74 किलोमीटर का रास्ता हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगा। टोटल जो कॉरिडोर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से लेके हावड़ा मैदान तक, ये 16.55 किलोमीटर का है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है एलिवेटेड है, कुछ अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड पोर्शन की जो लेंथ है 10.81 किलोमीटर की है और हुगली रिवर बेड के नीचे, बेड के लगभग 15 मीटर नीचे जो अंडरग्राउंड टनल है, इसकी लेंथ जो है 522 मीटर की है। अब जो 16.55 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसमें से 9.3 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है ऑलरेडी पब्लिकली कमीशन किया गया है। तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा इस प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा किया जा चुका है।
खासतौर पर नदी के नीचे का पूरा टनल बनाया जा चुका है और इसे इसी वर्ष में शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके बन जाने से जहां 1.5 घंटे का समय नदी को क्रॉस करने में लगता है, तो वहीं अब मेट्रो के जरिए महज चंद मिनटों में इसे पूरा किया जा सकेगा। हावड़ा से कोलकाता की दूरी भी कम होगी और लोगों को एक सुगम परिवहन माध्यम भी मिलेगा। इसमें अभी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शियालदह तक ऑलरेडी इट इज ओपन फॉर कमर्शियल सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए। नाउ द प्लानिंग इज प्लैनेट से लेके सॉल्ट लेक हावड़ा मैदान तक कमर्शियल सर्विस चालू करने का वी आर टारगेटिंग इन दिसंबर 2023। दोनों एंड जो कलकत्ता के दोनों हावड़ा और कलकत्ता इन दोनों को सिंगलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी बिलो द रिवर। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 ब्रिजेस हैं जिससे लोग पार होते हैं, प्लस जेटी सर्विसेज रहती है। नाउ मेट्रो सर्विसेज विल आल्सो कनेक्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। यह पहली बार होगा जब कोई मेट्रो नदी के नीचे बने सुरंग से होकर गुजरेगी। यह सुरंग नदी के तल से 13 मीटर नीचे और सतह से 33 मीटर नीचे बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह रही कि नदी के नीचे बने इस सुरंग को सिर्फ 66 दिनों में पूरा किया गया है, जिस पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी लगातार जारी है। यानी कोलकाता के लोगों को एक बड़ी सौगात, उन्हें अब सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी नहीं झेलनी होगी। अब वह मेट्रो के जरिए नदी पार कर सकेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना आदिवासी बाहुल्य जिले कोरबा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है, जिसका सीधा फायदा यहां के लोगों को मिल रहा है। देखिए जमीनी हकीकत से जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिले कोरबा में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कोरबा जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों में अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के 7 प्रकार के ब्लड टेस्ट करने के अलावा बीपी, शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का समय पर उपचार किया जा रहा है। कोरबा के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि आकांक्षी जिले कोरबा का अधिकांश हिस्सा वनांचल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ रहने वाले परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज एक चैलेंज के रूप में रहता है, तो इस समय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में 243 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये चूंकि बिल्कुल ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इनसे बहुत बड़ी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उनको इनका लाभ मिल रहा है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2.5 लाख लोगों को इससे मरीजों को इससे सीधे लाभ मिला है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर करतला विकासखंड के रामपुर और मधवानी में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जब इस योजना की हकीकत जानने का प्रयास किया गया तो यहाँ इलाज करा रहे ग्रामीणों ने बताया कि वनांचल क्षेत्र होने के कारण पहले किसी भी बीमारी या प्रसव के कारण करतला या फिर शहर जाना बड़ी समस्या थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने पर मरीज की जान खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने के बाद सारी सुविधाएं उन्हें गांव में ही मिल रही हैं। गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराने के साथ ही इन सेंटरों में संचालित लैब में खून और पेशाब की जांच कर गंभीर बीमारी का समय पर पता लगाने के साथ साथ बेहतर उपचार लाभ भी मिल रहा है। बहुत दिक्कत होता था, करतला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था। तो अभी बहुत सुविधा है, बीपी जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यहीं जांच कराते हैं, खून पेशाब बहुत सारे जांच हो जाते हैं। यहाँ बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, बीपी शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मधवानी गांव से भी बहुत इंटीरियर क्षेत्र कहलाता है और यहाँ जब से ये HWC खुला है तब से
स्टाफ भी में बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ गई है, तो बहुत अच्छी पहल है शासन की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है। कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।